when did you join the profession? And since you're joining a profession, what are the issues which has touched your heart in terms of the professional environment? थैंक यू रितेश भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने हमको दी है और आई एम थैंकफुल टू यू दैट ऑन दिस हॉलीडे, स्पेशली संडे, you are sparing time for the profession and for the members and inviting me to your platform and interacting with me, because since our region is very 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 vast and it is not possible to reach each and every member of the profession. हमारा करिकुलम है, वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हमारा करिकुलम इंप्रूव होने की सख्त जरूरत है, बिकॉज जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो यदि सोसाइटी की जरूरत है तभी हमारी वैल्यू है। इट्स जस्ट लाइक अगर इसे समराइज करें तो एक इम्पोर्टेंट नीड आप समझते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट के कैरिकुलम को विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, द कैरिकुलम शुड आल्सो कीप पेस विद दैट। सर एब्सोल्युटली सर, आज की चेंजिंग टाइम में 5 साल के कोर्स में व्हेन वी स्टार्ट एंड व्हेन वी फिनिश, थिंग्स आर ऑल टुगेदर चेंज, अपसाइड डाउन हो चुका होता है। तो उस 5 साल के स्ट्रक्चर के अंदर यदि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा और हम वही चीज लर्न कर रहे हैं, से एग्जांपल आज सर पेट्रोल डीजल की कार्स चल रही है और हमें लगता है 5 साल बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, और आज भी अगर हम पेट्रोल डीजल की कार्स की लर्निंग देते हैं तो 5 साल बाद जब आप क्वालिफाई होंगे तो आपको लर्निंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अलग से लेनी पड़ेगी। तो प्रोबेबली हम ये सोचते हैं कि हमारी काउंसिल में ऐसे लोग होने चाहिए जो इस चीज को विजन कर सकें कि 5 साल बाद में, 10 साल बाद में हमारे देश में क्या ट्रेंड होने वाला है, किस चीज की आवश्यकता होने वाली है। You are aspiring central council member, तो आप यस सर जीत के जाते हैं और भी आपके सीनियर्स, कोलीग्स, हमारे और भी मेंबर्स जीत के जाते हैं। तो एज ए टीम आप एक तो आपने कैरिकुलम पे बात की, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग सीएस, कीपिंग इन माइंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, इस देश का जो पूरा स्ट्रक्चर है, या सेंट्रल काउंसिल में ही जितने जगह आते हैं जहां बी ग्रेड सिटीज है, छोटे जगह है, और तो प्रोफेशनल सीए बेसिकली एक प्रोफेशनल कोर्स के रूप में डिजाइन किया हुआ है। जब तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपका क्या व्यूज है, क्या विजन है, और क्या प्रॉब्लम्स लोगों को लगता है कि लोगों को हो रही है जिस पे वो चेंज चाहते हैं? अ गुड क्वेश्चन टू आंसर। समटाइम्स सर हम लोग ये सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देता है। सर मैंने अब तक ये अनुभव करा है कि अब तक इनकम टैक्स एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या कंपनीज एक्ट या और किसी भी प्रकार का कोई भी चीज हमारे सिस्टम पे लागू हुई, वो गवर्नमेंट के द्वारा लागू करी गई, मे इट बी एनी ऑफ द गवर्नमेंट, और उन एक्ट्स को लागू करने के बाद में अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। इंस्टीट्यूट तो हमें देने का काम करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को करने के लिए आपको सक्षम बना देते हैं, या सक्षम आप बन जाइए। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे हम योग्य बन के उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम कर सकें। तो मेरा पर्सनल सर नोशन तो यही है कि इंस्टीट्यूट के लेवल पे अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो मुझे आज तक नहीं नजर आया 10 साल में कि इंस्टीट्यूट ने कभी कोई अपॉर्चुनिटी निकाल के दे दी हो। लेवल पे अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं है, बात ये है कि हमेशा किसी एक इंस्टीट्यूशन के 2 इंटरफेस होते हैं। जब कोई आपने जब सीए किया या बहुत सारे लोगों ने जब सीए किया तो उनके अंदर एक एस्पिरेशन, एक विजन था कि सीए का प्रोफेशन ऐसा होता है, हमें इस तरह के रोल्स प्ले करने होते हैं, और वही उनका लाइवलीहुड भी होता है। ठीक है, तो जब कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हो, चाहे प्रोफेशनल सर्विसेज हो, लीगल सर्विसेज हो, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से ही अपॉर्चुनिटीज निकलती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज जब घटती है, बढ़ती है, या उसमें जो परिवर्तन आता है तो उसका सीधा फर्क, सीधा असर प्रोफेशनल्स पे पड़ता है जो उससे जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए लोगों की अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे चुने हुए मेंबर्स, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, वो सरकार के साथ जो तालमेल है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो बार्गेनिंग है, वो बराबर मेंटेन रखे, क्योंकि हमारा चेहरा, फेस तो वही है। We have seen in last decade
that our relationship and the liaising with the government has reduced. Our representation towards the government, and if anything which we need to agitate, the agitation is also reduced. What I personally believe is that I don't think that I think that there is something cooking in the system which is not seen to all of us, because how is it possible that we don't have a strong representation towards the government? Why government is not taking us seriously, even they are taking us granted? So I believe there should be a good liaison, and specific focus of the council should be there, that specifically there should be good liaising with the government department to make government understand the requirement of the professionals, to try to generate the opportunities for the professionals. Say example, I should just एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज है, वो सब लोग अपने पेपर्स को सर्कुलेट करते हैं और उनके बेसिस पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, बट उन सबका कोई भी सर्टिफिकेशन ऑडिट डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी तरीके का. तो आई बिलीव कि काउंसिल को सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर गवर्नमेंट के साथ लाइजन करना चाहिए, सो दैट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन बाय द प्रोफेशनल शुड बी इंक्रीज्ड. और सरकार को हमारी इंपॉर्टेंस पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंपॉर्टेंस समाज के हर व्यक्ति को पता है. जस्ट जिस राइट टाइम पे हमको हमारी इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत है, वो एट लेंथ हमको बताने की जरूरत है. और इसमें कुछ ना कुछ है जो हमको नहीं दिख रहा. जिसमें एक मेरे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई वो ये आई कि सर गुड गवर्नेंस हमारे इंस्टीट्यूट में मिसिंग है. आई बिलीव दैट देयर शुड बी ए लाइव टेलीकास्ट ऑफ द काउंसिल मीटिंग. वंस इट इज डन, मोर देन 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड. बिकॉज हमको ये नहीं पता काउंसिल के अंदर लोग बाग किस एजेंडा पे क्या बात करते हैं. बिल्कुल. जब संसद का सदन जो है वो लाइव चल सकता है, तो सेंट्रल काउंसिल में ऐसी कौन सी गोपनीय बातें हैं जो सर दैट I strongly resist, and I believe that once it is done, more than 50% of the problems will be resolved. Because हम देख सकते हैं, and I believe it is a very simple and small process जो आपके SSP से लिंक करा जा सकता है. उस पे मेंबर अपना मेंबरशिप नंबर और पासवर्ड डाल के देख सकता है कि काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ. And that can be encrypted, that can be very protected, कि आपका खाली मेंबर ही देख सके. To begin with, कि आपको लगता है कि कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंबर के साथ थोड़ी ना होने की जरूरत है. तो हमें लगता है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारी काउंसिल मेंबर जो एजेंडाज और विजन के साथ काउंसिल में इलेक्ट होते हैं, वो क्या वाकई में उन एजेंडाज को अप्राइज करते हैं, या उन एजेंडाज पे वाकई में बात होती है या नहीं होती है, या सिर्फ और सिर्फ ब्रांच में क्या हो रहा है, रीजनल काउंसिल में क्या हो रहा है, हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या कर रहा है, कौन चेयरमैन बन रहा है, कौन सेक्रेटरी बन रहा है, कौन सा सेमिनार हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, इन सब चीजों में हमारी एनर्जी चले जाती है. तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम हेल्म ऑफ अफेयर के इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, और काउंसिल का काम है पॉलिसी मेकिंग. और एटलीस्ट उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी कमी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हमने देखी नहीं. जो काउंसिल मेंबर आके बाहर हमको बताता है कि मैंने काउंसिल में ये बोला, उसका कोई वेरिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता. हमको मेरे इंस्टीट्यूट में हमको आरटीआई लगानी पड़ती है जानने के लिए कि इस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, किस काउंसिल मेंबर ने क्या बोला. तो हमको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, और रितेश भाई यदि मान लीजिए मैं काउंसिल मेंबर बनता हूँ और मुझे कहते हैं कि रोहित जी अगली मीटिंग में आप इस एजेंडा को रेज करिएगा. अब अगर मैं एजेंडा को रेज नहीं कर रहा हूँ, तो काउंसिल की मीटिंग लाइव होने से आप देख सकते हैं कि रोहित जी तो चुपचाप बैठे. इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि रोहित जी ने मीटिंग, आपने जो वादे किए थे आप उस पर कम से कम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं. सर आई बिलीव कि जो भी मेंबर इलेक्ट होता है और जो भी मेंबर अपने एजेंडा एक्सप्रेस करता है, वन शुड एटलीस्ट गिव हिज एफर्ट्स ऑन ईच एंड एवरी एजेंडा. हमको एडवांस में उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं देखनी चाहिए कि साहब ये तो संभव. बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है. अब वो तो आप जब सेंट्रल काउंसिल में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्यों लाइव टेलीकास्ट नहीं होता. नहीं, हम तो सर आई बिलीव कि सर मैंने जो भी एजेंडाज मैं एक्सप्रेस करूंगा, आई एम वर्किंग ऑन वेरी प्रैक्टिकल एजेंडाज एंड वेरी सिंपल एजेंडाज, जो मैं चाहूंगा कि वो स्मॉल रिफॉर्म्स है. और हम चाहते हैं कि हर महीने एक रिफॉर्म इंस्टीट्यूट पे आए, मे इट बी टेंडरिंग प्रोसेस. चलिए मैं एक और आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और वो ये है कि अभी एक मोदी जी के भाषण का कट मैंने आपको भेजा था. उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सिग्नेचर पे बहुत वजन दिया है, उसकी वैल्यू बताई है. क्या ये सिग्नेचर
इंडिपेंडेंट है, क्या टेंडरिंग और इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स के बीच कोई खाई है, कोई गैप है? क्या देखते हैं आपको? क्या इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए? Yes, sir. Sir, it is really very important question and very alarming for all of us. ऑडिट के अंदर टेंडरिंग होना एक अपने आप में अमली जामा है, जो कि हम सब लोग इतने सालों से देख रहे हैं। बट दो इवन अगर हमारी देश की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार कोई भी डिपार्टमेंट टेंडर लेके आता है ऑडिट सर्कुलेशन, ऑडिट सर्विसेज के लिए, तो उसमें कुछ एक कमियां हैं जो हमें पर्सनली नजर आती है, जिनके ऊपर काम करने से शायद जो अभी वर्तमान सिनेरियो उससे बेहतर रिजल्ट्स आने की उम्मीद है।